टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज है 24 अगस्त। प्रमुख घटनाओं को हम एनालिसिस करेंगे और उससे पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न और कौन कौन से तथ्य ज्यादा पूछे जा सकते हैं। चलिए इस पूरे वीडियो में देखते हैं। एक तो हम फोर्टिफाइड चावल का जो सार्वभौमिकरण है, सरकार की नीति है, उसको अध्ययन करेंगे। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 को डिस्कस करेंगे। साथ ही श्रेथा थाविसिन जो कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं और भारत और थाईलैंड के बीच में द्विपक्षीय संबंध है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्रेथा थाविसिन की। श्रेथा जो थाविसिन है ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, थाईलैंड हम जानते हैं आसियान का मेंबर है। इसकी जो राजधानी है वो आपकी बैंकॉक है। ठीक है, ये इंडो चाइना पेनिनसुला का एक पार्ट है। अगर इसके हम ज्योग्राफी को देखें तो सबसे पहले वाटर बॉडी देखें तो इसके आपके पूर्व में यानी ईस्ट में गल्फ ऑफ थाईलैंड है और अगर हम वेस्ट की बात करें तो उसमें अंडमान सी है। जो थाईलैंड है वो आपका कंबोडिया जिसकी राजधानी नामपेन है उससे घिरा हुआ है। साथ ही लाओस जिसकी राजधानी वियंतियान है वहां से घिरा हुआ है। और ये म्यांमार जिसे जिसका प्राचीन नाम क्या है, बर्मा है, और इसकी राजधानी है नेपिडा, इससे ये घिरा हुआ है। साथ ही इसकी जो सीमा है दक्षिण में, यही यहां से प्रश्न पूछ लेता है कि किसको टच करती है, मलेशिया को भी टच करती है। ठीक है, तो ये जो श्रेथा थाविसिन है और इनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ट्वीट करके माध्यम से उन्होंने उनकी बधाई दी है और भारत आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को बहुत मजबूत कर रहा है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहा है। उसमें थाईलैंड की बहुत बड़ी भूमिका है। थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं। और रबड़ यहाँ का प्रमुख क्या है, वृक्ष है। ठीक है, बात करें द्विपक्षीय संबंधों की। थाईलैंड और भारत के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है वो आजादी के समय यानी 1947 से ही हमारे संबंध प्रगाढ़ है। थाईलैंड के साथ हमारा सांस्कृतिक संबंध रहा है। जो बौद्ध धर्म है वो भारत की भूमि से जो साउथ एशियन के जो कंट्री हैं वहां तक फैला है, उसमें थाईलैंड भी महत्वपूर्ण है। तो थाईलैंड और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की बात करें तो यह 1947 से है और ये संबंध किसमें है, आर्थिक और सांस्कृतिक आधार पर है। 2000 से अधिक वर्षों में से ये हमारे संबंध आज ही मौजूद है। भारत की जो 93 में लुक ईस्ट नीति थी उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान भी था। और थाईलैंड ने क्या बनाई थी, लुक वेस्ट नीति। ध्यान रखना, उस वक्त इंडिया ने बनाई थी लुक ईस्ट नीति 93 में और थाईलैंड ने बनाई थी लुक वेस्ट नीति, क्योंकि हम थाईलैंड के पश्चिम में थे और जो थाईलैंड है वो हमारे अकॉर्डिंग पूर्व में था। ठीक है, तो लुक वेस्ट जो नीति है वो 96 में बनी थी थाईलैंड में। अब भारत ने क्या किया है, भारत ने चेंज कर दिया लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति के रूप में चेंज कर दिया है। वहीं थाईलैंड ने एक्ट वेस्ट नाम दे दिया है। यानी दोनों देशों ने क्या किया है, अपनी नीतियों को नाम से परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, लेकिन आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध हमेशा वही है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार आसियान देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ा रही है। आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों की बात करें हम तो 2019 के जो हमारे आंकड़े हैं उसमें द्विपक्षीय जो व्यापार था वो 12.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। महामारी जो कोविड की स्थिति में 2020 में ये थोड़ा सा कम हुआ और ये आ गया 9.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। ठीक है, तो 2018 की बात करें तो भारत को थाईलैंड द्वारा 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया था, जबकि थाईलैंड को भारत के द्वारा 4.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया। ये आंकड़े
जो द्विपक्षीय संबंध जब डिस्कस करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। व्यापारिक संबंध के बारे में बात करते हैं तो ये आंकड़े आपकी मुख्य परीक्षा के कंटेंट को रिच करते हैं। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं अपने मतलब की बात कर लेता हूं कि देखिए, अगर आपको हमारे संस्था के नोट्स चाहिए, वो चाहे आपके पीसीएस के नोट्स हो, चाहे आरओ या एआरओ के नोट्स हो, टेट, सीटेट, ठीक है, अभी आपका जो एपीएस का जो फॉर्म आया है, ये सारे किसी के भी आपको नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, 86049878 पर व्हाट्सएप में मैसेज करना है। यानी कोर्स का नाम, मोबाइल नंबर, अपना पता लिख करके भेज दें। ये जो नोट्स हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं हार्ड कॉपी में तो वो भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये लिख करके भेजना होगा। और हमारा जो फोन पे नंबर है 8604987816 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब आप हमको मैसेज करेंगे तो हम कोर्स के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट का जो डिटेल है वो आपको दे देंगे। बात करते हैं फोर्टिफाइड चावल का सार्वभौमिकरण का, अखबारों की सुर्खियों में, और इसको इसलिए पढ़ा जाना चाहिए कि सरकार कुपोषण की मुक्ति के लिए इस प्रोजेक्ट को काफी आगे बढ़ा रही है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने इस सीजन में 5 to 1 लाख टन चावल खरीद का लक्ष्य रखा है। ध्यान रखना, ये जो टारगेट है, जब आप कथन कारण वाले प्रश्न आते हैं या कई बिंदु वाले प्रश्न आ जाते हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग पूछता है या पीसीएस में, तो ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कितना है, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने इस सीजन में कितने का खरीद का लक्ष्य रखा है, 521 लाख टन चावल का। 2024 से पहले जो हमारी जो पीडीएस है, जो सिस्टम है जिसे बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले नियमित जो चावल है, इसको पूरी तरह से फोर्टिफाइड प्राइमेड चावल में बदलने का सरकार का लक्ष्य है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि प्राइमेड जो चावल में बदलने का जो लक्ष्य है वो कौन सी ईयर में है, तो वह 2024 में। बैठक में अभी जो बैठक हुई थी उसमें कहा गया कि मार्च 2024 तक हम सार्वभौमिकरण के तीसरे चरण के लिए अपने पहले लक्ष्य से पहले पूरा कर लेंगे। मंत्रालय देश के सभी चावल व्हील चेयर वाले शेल्फ में 40 पोर्ट राइस के 100% वितरण के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। ध्यान रखना, जैसे कुपोषण मुक्ति के लिए फोर्टिफाइड चावल अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसके हम अनुसंधानात्मक तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। फोर्टिफाइड चावल किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया में चावल को आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, फास्फोरस एवं पूर्व पोषक तत्वों से भरपूर किया जाता है, और यह जो काम किया जाता है वो आपका राइस मिल में किया जाता है। ठीक है, इस चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जाता है, क्योंकि जब मिल में हम चावल को लेके जाते हैं तब उसकी जो पॉलिशिंग की जाती है तो काफी कुछ पोषक तत्व हमारे नष्ट हो जाते हैं। भाई मिल में फिर हम फोर्टिफाइड प्रोसेस के द्वारा इन जो लवणों को, इसमें जो मिनरल्स हैं उसको डालते हैं, उसके ऊपर लेयर चढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि उन चावल की जो पौष्टिकता है और उनका जो पोषण मान है वो बढ़ जाता है। स्वास्थ्य संबंधी अगर क्लिनिक को दूर करना है, ये सरकार का लक्ष्य है, और इसके लिए हमने फोर्टिफाइड चावल का प्रयोग किया है। एक दिव्य राष्ट्रीय प्रतिष्ठान पर राइस फूड एसोसिएट्स की इम्पैक्टकर्ता को भी आयोजन किया गया। फोर्टिफाइड जो राइस है वो आपकी थैलीसीमिया और सिकल सेल बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित भी है। प्रतिदिन तय की मात्रा है वो है 160 ग्राम, जिसमें से इसमें 7 ग्राम आयरन होता है। ध्यान रखिएगा। फोर्टिफिकेशन क्या है? तो फोर्टिफिकेशन है वो खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को मिश्रित करने की प्रक्रिया है। यह भी आपसे पूछ सकता है, तथ्य भी पूछ सकता है, परिभाषा भी पूछ सकता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण के साथ चावल के दानों को लेप करके या सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध चावल का उत्पादन करके फिर नियमित चावल के साथ मिश्रित कर राइस जो बेचते हैं, जो प्रक्रिया है उसे राइस फोर्टिफिकेशन कहते हैं, यानी चावल का फोर्टिफिकेशन किया जाता है। अगर इसके हम मानकों की बात करें तो इसके जो मानक तय करता है वो करता है FSSAI। ठीक है, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक जो प्राधिकरण है, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके मानदंडों के अनुसार 1 किलो फोर्टिफाइड चावल में
जो आयरन है, ठीक है, वो 28 मिलीग्राम से लेकर के 42.5 होना चाहिए। फोलिक एसिड है वो आपका 75 से 125 माइक्रोग्राम होना चाहिए। भाई विटामिन B12 0.75 से लेकर के 1.25 माइक्रोग्राम होना चाहिए। ये FSSAI के आंकड़े हैं। ये आंकड़े आपको जब आप मेंस लिखें तब इनका जिक्र करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि जब ये ऐसे प्रश्न आप और ये आंकड़े जो स्टैंडर्ड आंकड़े हैं जब आप प्रस्तुत कर देते हैं तो आपका जो प्रश्न है, जो उत्तर है, वो अन्य अभ्यर्थियों से बेहतर दिखाई देता है। आई थिंक आपने इस बात को समझा होगा। अगला टॉपिक हमारा कि भारत फिलीपींस के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स पर, बिंदुओं पर हमारे बीच सहमति बनी है दोनों देशों के बीच में? तो भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सहयोग बढ़ाने पर फिलीपींस तटरक्षक यानी फिलीपींस कोस्ट गार्ड यानी पीसीजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, चूंकि जो हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, ये कहा गया कि जो हिंद महासागर पर राज करेगा वो एशिया यूरोप पर राज करेगा, लेकिन प्रशांत महासागर के पश्चात हिंद महासागर में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। और प्रशांत महासागर में आपका फिलीपींस है, जो जिस तरह से प्रशांत महासागर में विशेषकर चीन सागर में को लेकर के चीन आक्रामक हुआ है, तो प्रशांत महासागर को लेकर के भारत ने भी अपनी रणनीति बदली है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आपके फिलीपींस के साथ हम लोगों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है। अब देखिए, इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य क्या है कि समुद्री कानून जो प्रवर्तन है, समुद्री खोज है और जो बचाव है, समुद्री प्रदूषण की जो प्रतिक्रिया है, इसके क्षेत्र में दोनों लोग यानी दोनों देशों के ये संगठन मिलकर के रणनीतिक रूप से कार्य करेंगे। अब यहां हम नक्शे में देखें तो फिलीपींस आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, ये द्वीप समूह है फिलीपींस, और इसकी राजधानी क्या है? मनीला है। मनीला में एशियाई विकास बैंक का क्या है? मुख्यालय है। साथ ही मनीला की हम बात करें तो इंटरनेशनल आपका जो राइस अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, चावल अनुसंधान केंद्र है, साथ ही मत्स्य अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? मनीला में ही स्थित है। फिलीपींस की बात करें तो इसका जो उत्तरी जो द्वीप है जिसे हम लुजोन कहते हैं, और इसकी जो राजधानी मनीला वो लुजोन में ही स्थित है। अब यहां से और क्या प्रश्न बन सकता है? एक से उत्तर से दक्षिण के तरफ इसके सागर का क्रम पूछा जा सकता है। तो ऊपर है फिलीपीन सागर, उसके बाद सुलू सागर, इसके बाद सेलिबीज सागर है, और उसके बाद है मोलुक्का सी और है बांदा सी। ठीक है, यह क्रम पूछ सकता है। साथ ही यहां स्टेट भी पूछ सकता है आपसे, जो देखो ताइवान है, क्योंकि ताइवान को लेकर के चीन बहुत आक्रामक हो रहा है और यूएसए क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर एक है लुजोन स्टेट। तो लुजोन स्टेट किस किस के बीच में है? तो ताइवान और फिलीपींस के बीच में। तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए। साथ ही साउथ की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपका मकसर स्टेट, जो कि बोर्नियो और सेलेबीज की है। जस्ट ये फिलीपींस द्वीप समूह के नीचे है। और प्रशांत महासागर के साथ साथ पृथ्वी का सबसे गहरा जो बिंदु है वो है मैरियाना गर्त, वो फिलीपींस के पास में ही है, मैरियाना गर्त। तो ये यहां से आपका ज्योग्राफी का वाला सेक्शन था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है दास व्यापार, यानी जो 23 अगस्त की जो तिथि हमारी, वो दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको लेकर के है, हम जानते हैं कि दो दास प्राचीन काल में लगभग सारे देशों में दासों का व्यापार होता था, मनुष्यों का व्यापार होता था। जैसे आपने हरिश्चंद्र की कहानी सुनी होगी, उन्होंने अपने बच्चों को और अपने बीवी को बेच दिया, यानी वस्तुओं की तरह उस वक्त मनुष्यों को भी बेचा जाता था। दासों का व्यापार अफ्रीका से आपके यूरोप और जो आपका नॉर्थ अमेरिका है वहां होता था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे मौलिक अधिकारों की जागृति फैली और इस पर प्रतिबंध लगाया गया, यूएसए दासों जो अब्राहम लिंकन है उन्होंने दासों के व्यापार पर रोक लगाई। भारत की अब बात करें तो जो हमारे मुगल बादशाह हैं अकबर, उन्होंने भी दासों का व्यापार पर रोक लगाई थी। उससे पहले हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने तो दासों के लिए एक दीवाने बंदगान एक स्पेशल विभाग ही बना दिया था, ताकि उनके हितों को
सुरक्षा किया जा सके, उनसे अच्छा काम भी लिया जा सके। और अंग्रेजी पीरियड में एलन बरो ने, किसने? एलन बरो ने 1843 में क्या किया था? दासों के व्यापार पर रोक लगाई थी। तो ये जो 23 अगस्त है, ये इसका मतलब है ये इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। तो हमें सारे आंकड़े आपको मालूम होने चाहिए। भारतीय अगर ग्रंथों की बात करें दासों की, तो दासों की मुक्ति का पहली बार जो प्रावधान आता है वो आपकी नारद स्मृति में आता है। ध्यान रखिएगा, आपकी इंडिका है, जो मैगस्थनीज की इंडिका है, वो दासों का उल्लेख नहीं करती है, लेकिन भारत में दास प्रथा थी, क्योंकि आपकी स्मृति ग्रंथों में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दासों का उल्लेख है। तो इसके साथ जब भी कोई आपकी तिथि पूछी जाती है तो उसका टॉपिक पूछा जाता है और साथ ही पूछी जाती है उसकी थीम। तो जो 23 अगस्त को जो मनाया गया दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो इसकी जो थीम है 2023 की, वो क्या है? फाइटिंग स्लेवरी लेजेसी फॉर रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। ये आपकी क्या है? इस साल की थीम है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपका 23 है, वो मानव के दुर्व्यापार की बात करता है और उसमें दास प्रथा को भी क्या किया है? मनाही की गई है, प्रतिबंधित किया गया है। ध्यान रखिएगा, यानी मनुष्य का हम दासों के रूप में या किसी वस्तु के रूप में व्यापार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो लक्ष्य थे, ये जो सारे पॉइंट थे, मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। बात करें विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में, तो इसमें भारत ने स्वर्ण और रजत पदक जीता है। ध्यान रखना, हनी डवास और जो आपके राहुल जोगराजिया हैं, इन्होंने दुबई में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में जूनियर पुरुष 72 केजी में क्या जीता है? स्वर्ण जीता है हनी डवास ने, और राहुल जोगराजिया ने रजत पदक जीता है। ध्यान रखना, डवास ने अपना जो 135 किलोग्राम वजन उठाया, जबकि जोगराजिया ने अपना सर्वश्रेष्ठ कुल 132 केजी का वजन उठाया। इसीलिए इनको आपका गोल्ड मेडल मिला और इनको जो जोगराजिया है उन्हें सिल्वर मेडल मिला था। डवास के पास में दुबई 2022 फैजा विश्व कप से 2 स्वर्ण पदक ऑलरेडी है। विश्व चैंपियनशिप की बात करें तो भारत का एकमात्र पदक इससे पहले परमजीत कुमार के पास में ही है। उन्होंने पुरुष में 49 केजी में तिबिलिसी में 2021 में विश्व चैंपियनशिप में यह पदक जीता था। तो पैरा पावर लिफ्टिंग दिव्यांग श्रेणी में आता है। तो ये जो साइड वाली जो प्रतियोगिता होने लगी है, जो कि मनुष्य के गर्मामयी उपस्थिति उत्पन्न कराती हैं, ऐसी जो प्रतियोगिताएं हैं, अब वहां से प्रश्न ज्यादा बनने लगे हैं। बात करें अब अगले पॉइंट की, तो यहां पर है बनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र। देखिए बनटांगिया कहां पर है? उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर जिला है, वहां पर बनटांगिया एक जनजाति है और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका बहुत पर्सनल लगाव भी है। और अभी ये मुख्यमंत्री बनने से पहले ही वो उनको गांवों के में जाते रहे हैं और उनके प्रोग्राम में मतलब हिस्सा लेते रहे हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उन गांवों को विशेष ध्यान दिया भी है। उसी के तहत बनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की बात की गई है। और ये कहां स्थापित होंगे? तो ये होंगे आपके गोंडा शहर में। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो बनटांगिया वाले हैं वो कहां है? गोंडा में। तो आपके बनटांगिया कहां कहां पर है ये पूछा जा सकता है। तो गोरखपुर, गोंडा, ये आसपास के जो इलाके हैं वहां पर बनटांगिया कई जिलों में पाई जाती हैं, ये जनजाति पाई जाती है। यूपी के गोंडा में बनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बनटांगिया समुदाय में प्रगतिशील बदलाव लाने के अपने चल रहे प्रयासों के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंडा जिले में भी बनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। पूर्वांचल में क्या है? बनटांगिया का जो समुदाय का जो इतिहास है वो काफी पुराना है। 2018 की हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा के बनटांगिया गांव को राजस्व ग्राम घोषित किया था। तो ध्यान रखिएगा, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और चूंकि सीधा मुख्यमंत्री के इंटरेस्ट वाला वर्क है, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से मुझे लगता है जरूर महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब बात करें, थोड़े से मैं अपने मतलब की बात कर लेता हूं, क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत से आप तक सूचना पहुंचाते हैं, ये डेटा पहुंचाते हैं, करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं।
तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को तक भेजें। अगर ये वीडियो आप YouTube पर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। वहां देखिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी नाम से। वहां आप इसकी PDF मिलती है, वहां टेस्ट भी होते हैं। हमारे कुछ प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं, इसमें UPSC फाउंडेशन बैच 2024 और 25 का स्टार्ट हो चुका है। यूपी PCS 2024 का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। RO एग्जाम 2023, BO एग्जाम 2023 और अपर निजी सहायक परीक्षा 2023, ये सारे के सारे जो बैच हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आपको लगता है कि हमारी टीम की मदद से आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हमारे दिए हुए नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और अगर आपको लगता है कि कोर्स आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, हमारी टीम का मैटर उपयोगी हो सकता है, तो प्ले स्टोर पे जाइए, टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी पूरा आप डालिएगा, वहां हमारा जो ऐप मिल जाएगा और वहां से आप इन कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।